Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पैरोक्सीजोम। अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता है ऑब्वियसली, बट आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस में ये डेफिनेटली आ सकता है। शॉर्ट नोट जो आता है आप लोग का 5 मार्क्स में, उसमें पैरोक्सीजोम के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्क्राइब करो बोल के क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो टेंशन लेने का नहीं है। आज के क्लास में हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से सब चीज़ सुनते रहिएगा मेरे साथ और बढ़िया से जो भी स्लाइड्स में लिखे हुए पॉइंट्स वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके नाउ बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज पैरोक्सीजोम। तो अगर थोड़ा मैं बताऊं आप लोग को, तो पैरोक्सीजोम होता है एक टाइप का माइक्रोबॉडी। There are many different type of microbodies present inside the cell. For example, peroxisome, glyoxysomes और भी बहुत टाइप के माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। अब माइक्रोबॉडी नाम से समझ आ रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल बॉडीज जो कि वेसिकल के फॉर्म में रहते हैं। नाउ व्हाट इज वेसिकल? तो वेसिकल मतलब होता है एनी राउंडेड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर कुछ मतलब वो वेसिकल के अंदर कुछ कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो एंजाइम्स हो, पार्टिकल्स हो, एनीथिंग। नाउ माइक्रोबॉडीज का अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीज, माइक्रोबॉडीज आर ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके जितने भी माइक्रोबॉडीज होते हैं हमारे सेल में सब मेम्ब्रेन बाउंड ही रहते हैं। माइक्रोबॉडीज जैसे उसके नाम में ही है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स रहते हैं और जेनरली वेसिकुलर या वेसिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। देन माइक्रोबॉडी कंटेन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। जैसे मैंने बोला, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर वेसिकल फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि मोस्टली एंजाइम्स ही होते हैं। एंड माइक्रोबॉडी वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो बोथ प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। डन। नाउ वैसा ही एक माइक्रोबॉडी है जो आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, विच इज अबाउट पैरोक्सीजोम। नाउ अगर हम पैरोक्सीजोम वर्ड को देखें एंड इफ वी विल स्प्लिट द पैरोक्सीजोम वर्ड, देन टू वर्ड्स आर कमिंग। फर्स्ट तो एक आ रहा है आप लोग का पैरोक्साइड वर्ड एंड सेकेंड वर्ड इज सोमा। नाउ सोमा का मतलब तो आप लोग को पता ही है, बॉडी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोक्साइड? तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो आप लोग ने सुना होगा केमिस्ट्री में, और इसका फॉर्मूला रहता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इट इज अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी स्लाइड्स में। तो पैरोक्सीजोम मतलब एक ऐसा माइक्रोबॉडी जो कंटिन्यूसली पेरोक्साइड को सिंथेसाइज भी कर रहा है एंड ब्रेक डाउन भी कर रहा है। क्या बोली? पैरोक्सोजाइम एक ऐसा माइक्रोबॉडी है जो कंटिन्यूसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन कर रहा है। डन इतना तक। देन नेक्स्ट चीज, अगर नेक्स्ट बात मैं बोलूं अबाउट पैरोक्सीजोम, तो पैरोक्सीजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है विच रिमेन एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होके, एसोसिएट होके ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहता है। और अगर पैरोक्सीजोम का स्ट्रक्चर का हम बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ पैरोक्सीजोम इज समवॉट सिमिलर विथ लाइसोजोम। जैसा लाइसोजोम का स्ट्रक्चर रहता है ना बेटा, लाइसोजोम कैसा रहता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। सिमिलरली पैरोक्सीजोम भी एक वेसिकल वाला स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हैं। बट लाइसोजोम में कैसे एंजाइम्स थे? हाइड्रोलिसिस। पैरोक्सीजोम में कैसे एंजाइम्स रहते हैं? तो पैरोक्सीजोम के पास प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम, नॉट हाइड्रोलेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैरोक्सीजोम्स। डन। नेक्स्ट चीज, और एक चीज है लास्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पैरोक्सीजोम जो स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे समझो चीज को, जैसे अगर हम लाइसोजोम का बात करते हैं तो लाइसोजोम कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय बर्डिंग ऑफ गोल्जी एपारेटस। गोल्जी एपारेटस जब आगे जाके बर्ड ऑफ होके वेसिकल फॉर्म में आता है तो उसको हम लाइसोजोम बोलते हैं। अगर पैरोक्सीजोम का बात करें तो पैरोक्सीजोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईआर।
ओके, एक चीज मैं ये सब चीज रब कर रही हूँ और आप लोग को बता रही हूँ. जैसे सपोज इफ दिस इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दिस इज ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बड ऑफ होके फॉर्म होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सीजोम. ओके, तो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी एपारेटस, बट पेरोक्सीजोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डन. सो दीज वेर सम बेसिक थिंग्स जो आप लोग को जाननी है बिफोर वी स्टार्ट विथ पेरोक्सीजोम टॉपिक. डन. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक and let read out one by one all the points. Now first is beta introduction. Now क्या लिखा है देखो, peroxisomes are respiratory subcellular organelles or microbodies found in eukaryotic plant and animal cells. They are single unit membrane structures having a granular protein matrix and crystalline inclusions. Okay, now first point यहाँ पे क्या लिखा है समझो कि पहली बात तो बेटा पेरोक्सीजोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं है. उसके बाद यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में भी रह सकता है, एनिमल सेल में भी रह सकता है. उसके बाद ये एक टाइप का माइक्रोबॉडी है या हम बोल देंगे सब सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिल्स है. तो क्यों ऐसा बोला गया बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कुछ एंजाइम्स जिसका नाम होता है ऑक्सीडेज. अब नाम से पता चल रहा है कि वो लोग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज करेंगे. ओके, तो वही बात है कि पेरोक्सीजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है टू परफॉर्म ऑल देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस. इसीलिए उसको रेस्पिरेटरी सबसेल्यूलर ऑर्गेनल्स बोल के बोला गया है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ये लोग सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहते हैं. ओके, and they have a granular protein matrix and crystalline inclusions. Now what does this point means? तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें पेरोक्सीजोम का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीजोम. नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि पेरोक्सीजोम के पास कुछ भी नहीं है. पेरोक्सीजोम फर्स्ट तो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और वो जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है वो है एक लिपिड बाइलेयर, ओनली वन लिपिड बाइलेयर. ओके, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड होके हैं, 2 लेयर्स में अरेंज होके हैं, बट वो एक्चुअली में एक ही मेम्ब्रेन है. और उसके अंदर जो पार्ट है, मतलब सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. ओके, नाउ पेरोक्सीजोम का जो मैट्रिक्स है वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में है, मीन्स मेनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट. कैसे एंजाइम्स रहते हैं तो बता चुकी हूँ ऑलरेडी. ऑक्सीडेज एंजाइम आर प्रेजेंट इन पेरोक्सीजोम, और बीच में एक कोर पार्ट है, सेंटर पार्ट है, विच इज क्रिस्टलाइन कोर. ओके, एक्सेप्ट दिस पेरोक्सीजोम का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, इनका क्या काम है, क्या फंक्शन करते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी लेटर, बट आप याद रखो कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट जो कि लाइसोसोम के केस में नहीं रहता है. देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पेरोक्सीजोम और लाइसोसोम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट येट देयर आर वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ. जैसे पेरोक्सीजोम के पास ऑक्सीडेज एंजाइम है, लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं. सिमिलरली पेरोक्सीजोम के लिपिड बाइलेयर में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि लाइसोसोम के पास नहीं रहते हैं. डन. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, peroxisome mainly occur in cells of higher plants, mature pear fruits, ferns, liver rods, mosses, gymnosperm, etc. with the exception of algae. यानी algae में पेरोक्सीजोम नहीं रहता है, बाकी जितने हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सब में पेरोक्सीजोम्स आर प्रेजेंट. Now next, very important, कि who first described about peroxisome? Then it was a Swedish doctoral student J. Rodin in 1954, and Christian D. Duve identified them as cell organelle in 1967. क्रिस्टियन डी ड्यूव का और एक इम्पॉर्टेंट काम था कि उन्होंने लाइसोसोम का भी डिस्कवरी किया है. तो ये चीज़ याद रखनी है कि क्रिस्टियन डी ड्यूव लाइसोसोम को भी आइडेंटिफाई किए थे, प्लस उन्होंने पेरोक्सीजोम को भी आइडेंटिफाई किया है. Then next, the term peroxisome was also proposed by D. Duve in 1969 for the inclusion that produced and consumed hydrogen peroxide, which is H2O2.
ओके। नाउ यहाँ बाहर बार एक वर्ड आ रहा है बेटा, इंक्लूजन। तो इंक्लूजन मतलब क्या होता है, तो एनी नॉन लिविंग और नॉन मेम्ब्रानस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। मतलब एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। तो पैरोक्सीजोम भी एक वैसा ही बॉडी है और इनको डिड्यूव ने ही पैरोक्सीजोम वर्ड बोल के कॉइन किया था। क्यों किया था हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये एक ऐसा माइक्रो बॉडी है जो H2O2 को बनाता भी है और ब्रेक डाउन भी करता है। ओके, देन सी डी ड्यूब, सी मतलब यहाँ पे क्रिस्टेन है बेटा, उनका पूरा नाम क्रिस्टेन डी ड्यूब था। ऑल्सो डेवलप्ड सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक एंड रिपोर्टेड दैट पैरोक्सीजोम्स आर डेंसर देन अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो उन्होंने ये भी बोला है कि पैरोक्सीजोम बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल से ज़्यादा डेंसर नेचर का होता है। Then he shared Nobel Prize in 1974 for physiology or medicine along with Claude and Palade. Thus, biochemically, peroxisomes are characterized by metabolic pathways which produce H2O2 and the presence of catalase for removal of H2O2. Cytologically, they were detected by a stain for catalase. Now, biochemically अगर हम बोलें तो पैरोक्सीजोम क्या है, तो पैरोक्सीजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं जिनके कारण H2O2 प्रोड्यूस भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। और H2O2 को रिमूव कौन करता है, तो पैरोक्सीजोम के पास एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्ट, और वो एंजाइम का नाम है कैटालेज। नाउ कैटालेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म विच इज डिटॉक्सिफाइड बाय कैटालेज टू लिबरेट वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हेंस पेरोक्सीजोम हेल्प डिटॉक्सिफाइंग द सेल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्सीजोम को बोला जाता है सेल का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। Peroxisome is considered as the detoxification center of the cell. Now आप लोग detoxification वर्ड का मतलब समझ रहे हो। D का मतलब क्या होता है, D मीन्स रिमूवल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी। ओके, नाउ मैंने आपको पहले ही बोला कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है जो सेल के मेटाबॉलिज्म होने के बाद फॉर्म होता है, और यही H2O2 को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेरोक्सीजोम के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेज। और जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम डिटॉक्सिफाई करता है, एज अ रिजल्ट इट रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इसीलिए पेरोक्सीजोम को हम बोल सकते हैं कि वो सेल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है। नाउ हम अगर ये सोचें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों टॉक्सिक है, वो हमारे बॉडी में क्या कर सकता है, तो उसके बहुत सारे रेंज रहते हैं कि किस रेंज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी फैला रहा है। जैसे अगर लो कंसंट्रेशन आपके बॉडी में H2O2 की आ गई है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग या फिर थोड़ा बहुत इरिटेशन फील होगा स्किन में, या फिर आपका अगर हाई लेवल हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में H2O2 आपके बॉडी में प्रेजेंट है, तो सीवियर स्किन इन्फेक्शंस, इरिटेशन, इवन ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो उसका रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा H2O2 आपके बॉडी में प्रेजेंट है या किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, कफिंग, स्नीजिंग, all these are the toxicity of hydrogen peroxide in our body. Next, the enzymes which produce H2O2 are urate oxidase, D-amino acid oxidase, etc. and are present in peroxisome. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जैसे मैंने बोला कि पैरोक्सीजोम H2O2 को बना भी रहा है और ब्रेक डाउन भी कर रहा है, तो उस हिसाब से पैरोक्सीजोम के पास दोनों चीज़ों के लिए एंजाइम होना चाहिए। तो अगर आप लोग का डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये चीज़ कि H2O2 को ब्रेक करने के लिए कैटालाइज एंजाइम है और H2O2 को बनाने के लिए यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ये सब एंजाइम पैरोक्सीजोम में प्रेजेंट है। Thus, peroxisome provide a safe
location for the oxidative metabolism of certain molecules. ओके, देन द नंबर ऑफ पैरोक्सीजोम, एक सेल में कितने पैरोक्सीजोम है वो नंबर वेरी करता है, 70 to 100 पर सेल ये लोग रह सकते हैं. नाउ इनका शेप क्या होता है, तो राउंड भी बोल सकते हैं, स्पेरिकल भी बोल सकते हैं, विद अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट बेटा, और स्ट्रक्चर में हमको कुछ भी नहीं देखना है क्योंकि इसमें उतना कुछ है ही नहीं लिखने के लिए स्ट्रक्चर में. यहाँ जितना पॉइंट्स लिखा है आप लोग को फर्स्ट तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आएगा ही नहीं, शॉर्ट नोट में आएगा कि राइट अबाउट पैरोक्सीजोम. तो जैसा स्लाइड्स में लिखा है ये वाला डायग्राम आप थोड़ा सिंप्लीफाइड करके अपने हिसाब से बना देना और उसके बाद डायरेक्ट आप लोग फंक्शंस लिखना. स्ट्रक्चर हेडिंग देके कुछ लिखना नहीं है क्योंकि इसके में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है. जितना पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक बताया है बस उतना ही पॉइंट्स यहाँ पे है. तो एज सच आप लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ना ही टेंशन लेना है कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है. ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव टू फंक्शंस. फर्स्ट आप लोग जैसे आप लोग लिख रहे हो कॉपी में आप लोग हेडिंग दे देना पैरोक्सीजोम. ओके, उसके बाद जितना पॉइंट्स अभी तक लिखा है सब आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्ट्रक्चर बना देना डायग्राम और उसके बाद बस हेडिंग दे देना फंक्शंस और उसके बाद यहाँ पे जितने फंक्शंस लिखे हुए हैं वो आप लोग 1 by 1 लिख लेना कॉपी में, बस खत्म, इतना ही है. ओके, now the exact function of peroxisome is not fully understood. However, it is associated with glyoxylate metabolism, thus associated with photorespiration in plants, mainly C3 plants, and lipid metabolism in animal cells. Now, what does this point mean? फर्स्ट चीज बेटा यहाँ लिखा है कि एनिमल सेल्स में पैरोक्सीजोम का काम है कि वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म कर रहा है. मेटाबॉलिज्म वर्ड मतलब आप लोग समझ रहे हो. मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसाइजिंग प्रोसेस. ओके, तो लिपिड का कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू लिपिड मेटाबॉलिज्म जो कि एनिमल सेल्स में पैरोक्सीजोम करता है. अब प्लांट सेल में क्या करता है पैरोक्सीजोम, तो जैसे लिखा है इट इज एसोसिएटेड विथ ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म. नाउ ग्लाइऑक्सिलेट क्या है बेटा, तो सिंपल में बोलूँ तो वो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सॉल्ट और ईस्टर ऑफ ग्लाइऑक्सिलिक एसिड. और हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का 2 कार्बन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रहता है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का एक पार्ट है. ओके, समझ रहे हो ना, ग्लाइऑक्सिलेट मतलब एक 2 कार्बन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पूरा एक साइक्लिक पाथवे है जो कि आपके प्लांट्स में, फंगी में, बैक्टीरिया में चलता है. अब उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, तो उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिलेट जो एक सब्सटेंस है या कंपाउंड है, इट इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन. तो अगर पैरोक्सीजोम ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली ये प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करवा रहा है. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पैरोक्सीजोम इज एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब कौन से प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो होते हैं C3 प्लांट. ये सब आप लोग जब +2 में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़े होंगे, एक चैप्टर है तो उसमें ये सब चीज़ डिटेल आप लोग पढ़े होंगे, उतना डिटेल हमको नहीं जाना है बेटा अभी. जस्ट सिंपली बोलूँ फोटो रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. ना फोटो रेस्पिरेशन मतलब होता है कि दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब एक टाइप का रेस्पिरेशन, जैसे हम जैसे सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, सेम प्लांट्स वो वाला प्रोसेस करते हैं जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोला गया है और वो C3 प्लांट्स ही करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट चीज क्या लिखा है, De Duve in 1969 was of the opinion that peroxisome represent a primitive respiratory organelle. Higher plants contain leaf peroxisome with glycolate oxidase and catalase. Photorespiration and peroxisome in higher plants may have developed as a protective system against photooxidative environment. तो डीड्यूव ने क्या बोला, उनका ये सोच था कि पैरोक्सीजोम एक टाइप का बहुत पुराना रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल ही है. जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास लीफ पैरोक्सीजोम प्रेजेंट रहता है जिसमें कि 2 एंजाइम्स है, एक रहता है कैटालेज एंजाइम, दूसरा एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज. और हायर प्लांट्स में जो भी फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है या पैरोक्सीजोम प्रेजेंट है, वो लोग फोटो ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू हायर प्लांट.
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट और प्रोसेस। तो बेटा फोटो ऑक्सीडेशन एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी या हम बोल सकते हैं फोटोन्स ड्राइव द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और एक बार समझाती हूँ देखो, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो मतलब लाइट, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हो रहा है, आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि या तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है या फिर वो मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। तो फोटो ऑक्सीडेशन एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया जा रहा है एक सब्सटेंस का, जिसमें वो सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर रिएक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट का बात किया जाए तो इसका मतलब है कि ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जितने भी सेल्स हैं, बायोलॉजिकल सेल्स या ऑर्गेनिक मेटल्स, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या कर रहा है कि बायोलॉजिकल सेल्स को या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस जेनरेट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स को डैमेज करते हैं। मतलब अल्टीमेटली प्लांट सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पेरोक्सीजोम इन हायर प्लांट। आई होप आप लोग को समझ आया ये टर्म। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, मेटाबॉलिक पाथवेज इन पेरोक्सीजोम्स आर कैटाबॉलिक but the end products may be used in the cell for gluconeogenesis or other synthetic process। तो पेरोक्सीजोम में जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो जेनरली कैटाबॉलिज्म ही रहता है, मतलब ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस रहता है। बट एट द एंड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म उनको सेल यूज कर सकता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक टाइप का एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा है देखो, peroxisomes are involved in catabolism of very long fatty acids and branched chain fatty acids through beta oxidation। तो जितने भी फैटी एसिड्स हैं चाहे वो लॉन्ग चेन वाले हों ब्रांच चेन वाले हों, उनका कैटाबॉलिज्म में भी पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व रहता है। और ये हाइयर अगेन आप लोग बायोकेमिस्ट्री जब आप लोग का आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर्स में तो उसमें पढ़ोगे भी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो उसमें अगेन आप लोग ये चीज़ों के बारे में क्लियर आउट होगे। और किस किस चीज़ में बेटा पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व है, तो कैटाबॉलिज्म ऑफ डी एमिनो एसिड्स, पॉलीएमाइंस, रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पॉलीएमाइंस का अगर बात करें तो पॉलीएमाइंस होते हैं बेटा स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज नेचुरली फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। ओके एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस को हम लोग ROS बोल के भी लिखते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस मतलब एक टाइप का बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज रेडिली अवेलेबल टू रिएक्ट विद अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और एक ऐसा ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसके रिडक्शन में पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व रहते हैं। Done. Next function, they are also involved in the biosynthesis of plasmalogens। Now what are plasmalogens? तो लिखा भी है देखो, ये लोग होते हैं ईथर फॉस्फोलिपिड्स एंड दे आर क्रिटिकल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मैमेलियन ब्रेन्स एंड लंग्स। तो प्लाज्मालोजेंस के बायोसिंथेसिस में भी पेरोक्सीजोम का हाथ रहता है। देन पेरोक्सीजोम में बी इन्वॉल्व इन आइसोप्रेनॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, आइसोप्रेनॉइड सिंथेसिस, ये सब में भी पेरोक्सीजोम का हेल्प रहता है। आइसोप्रेनॉइड को टर्पिनॉइड्स भी बोला जाता है बेटा, और ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। देन लास्ट फंक्शन क्या लिखा है देखो, अदर नॉन पेरोक्सीजोमल फंक्शंस इंक्लूड द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन जर्मिनेटिंग सीड्स।
कॉल्ड ग्लाइऑक्सीजोम्स। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बता ही दी है। जनरली ये साइकिल जर्मिनेटिंग सीड्स के केस में होता है और इस केस में ग्लाइऑक्सीजोम्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम और एक लिखा है ग्लाइकोजोम्स, ये लोग बेसिकली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेरोक्सीजोम, मतलब ये डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं पेरोक्सीजोम के ही। तो जो पेरोक्सीजोम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व रहता है उसको हम ग्लाइऑक्सीजोम बोलते हैं। सिमिलरली पेरोक्सीजोम का और एक फंक्शन है कि वो ट्रिपैनोसोम्स में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करता है। ग्लाइकोलाइसिस भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को बताया है कि ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व रहते हैं इन ट्रिपैनोसोम्स उनको हम ग्लाइकोसोम्स बोलते हैं। एंड मिथानॉल एंड और एमाइन ऑक्सीडेशन एंड एसिमिलेशन इन सम ईस्ट, और कुछ ईस्ट के केस में मिथेनॉल एंड एमाइन का ऑक्सीडेशन एंड एसिमिलेशन में भी पेरोक्सीजोम्स का रोल रहता है। डन, इतना तक समझ आया? दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस। यहाँ पे हमने ये स्लाइड्स में फंक्शन डिस्कस किए और ये स्लाइड्स में भी फंक्शन डिस्कस किए। जितना इम्पॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पे जानना है मैंने उतना ही बताया है। बहुत ज़्यादा डिटेली मैंने यहाँ किसी भी फंक्शन के बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो आप लोग हायर आपके बायोकेमिस्ट्री सिलेबस के अंडर पढ़ोगी। ओके और एक चीज़ स्ट्रक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। मैंने आप लोग को बताया था कि जो लिपिड बाइलेयर होता है पेरोक्सीजोम का, वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें हल्का सा, तो बेटा उन लोग का काम ये रहता है कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली लिपिड बाइलेयर है तो वो एक परमेबिलिटी बैरियर वहाँ पे आ जाएगा, मतलब वो सिलेक्टिवली परमेएबल है, हर चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। तो जो भी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन सब को मतलब अंदर लाने का काम, सेल में एंट्री या एग्जिट ये सब करवाने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लोकेटेड रहते हैं। और ये प्रोटीन्स जैसे मैंने बताया लाइसोसोम में नहीं रहते, ये बस आपके पेरोक्सीजोम वाले में ही प्रेजेंट रहते हैं। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को? बस इतना तक ही था, ये टॉपिक शॉर्ट ही है, ये टॉपिक के बारे में और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है बेटा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और लाइक बटन दबा देना अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लगते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जूनियर, सीनियर सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। Thank you. See you all in the next video. Stay tuned. Bye bye.